वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आप लोगों से आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा मैं करना चाह रही हूँ, ठीक है। और मे बी ये हो सकता है कि अ, आप लोग देख के सोचें कि ये वीडियो हमारे लिए नहीं है, हम तो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कभी भी हम बहुत कम लोग होते हैं जो कोलैबोरेशन का सोचते हैं कि हम एक साथ जो है दोनों पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद ना उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप पुराने हैं तो मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि रियलिटीज़ को आपके सामने लाया जाए, ठीक है। वास्तविकता क्या है, हम क्या सोचते हैं और एक्चुअल में क्या चीज़ें चल रही हैं। और हमें अपनी योग्यता, अपनी कैपेबिलिटीज़ का उतना अंदाज़ा नहीं होता है, जिसके कारण हम जो है अपने आप को एक जगह पे बांध लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मैं क्या बताने वाली हूँ इसमें और ये आपके लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक है, एक नॉर्मल स्टूडेंट, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपने क्या किया, स्कूलिंग की। स्कूलिंग करते समय आपको हो सकता है कि ये बिल्कुल ख्याल ना आया हो कि मैं पीएससी दूंगा या यूपीएससी दूंगा या फिर क्या देना है मुझे। कुछ लोग होते हैं जो स्कूल्स में ही एम बना लेते हैं अपना, ठीक है, कि मुझे यूपीएससी करना है या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, ठीक है। कुछ लोग स्कूल्स में ही बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं या ग्रेजुएशन के दौरान उनके दिमाग में आता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, जॉब जॉब वाले कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि ये जॉब शायद मेरे लायक नहीं है और मैं और कुछ अच्छा करता या करती तो मे बी कि मैं अपने जीवन के प्रति न्याय कर पाता या कर पाती, ठीक। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फैमिली बना चुके हैं, मैरिड हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, ठीक है। और उन्हें लग रहा है कि अब ना कुछ और चाहिए जीवन में, मतलब कि इस चीज़ से केवल खुश नहीं है, कुछ और टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। या अपनी योग्यता को उन्हें लगता है कि और कोई पैमाना है जिस पे परखा जा सकता है, मैं और ज़्यादा कैपेबल हूँ, ये वाली भावना आती है। तो वो हर स्टेज में स्ट्रगल करने को तैयार रहते हैं, ठीक है। स्कूलिंग वाला तो टू अर्ली है, ठीक है, टू अर्ली है, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग जॉब में हैं, ठीक है, उनके लिए भी टू लेट नहीं है, ये बिल्कुल लेट नहीं है। और जो लोग फैमिली वगैरह स्टैब्लिश कर चुके हैं उनके लिए भी कोई लेट नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जहाँ पे ऐसा कोई मैंने पेज सेलेक्ट किया है जिसमें एक ही पेज में सीजीपीसीएस और आईएएस दोनों का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये बताने के लिए कि किस तरह का पैटर्न होता है और क्यों आप मतलब क्यों नहीं यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं सीजीपीएससी की तैयारी के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन आप क्या पूछा है, ये बौद्ध वाले पेज से मैंने लिया है। आप कोई सा भी रैंडम ना, आप खुद से, ये घटना चक्र की किताब में मैं बता दे रही हूँ। तो घटना चक्र की किताब में ये देखिए, एक ही पेज में था इसलिए मैंने इस पेज को सिलेक्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन से शासक बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है, किसने नहीं दिया है, ठीक है। तो आंसर है पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि हमको पता है कि जब बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा अपनी मतलब मैक्सिमम हाइट पे था, पराकाष्ठा चल रही थी बौद्ध धर्म की, तो उस समय ना पुष्यमित्र शुंग करके एक शासक आया, ठीक है। और उसे ना मतलब ये चीज़ पसंद नहीं आया, क्योंकि पहले ना अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन सभी क्या कर रहे थे, बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दे रहे थे। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग आया, मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाया और उसने यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की। और वहीं वैदिक धर्म की, मतलब फिर से ना ये वैदिक धर्म की स्थापना करता है। और फ्रेंड्स, सीजीपीएससी 2025 के मेंस में पुष्यमित्र शुंग के बारे में आया हुआ क्वेश्चन है, ये अभी मुझे याद आ गया, ठीक है। तो देखिए, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका मेंस भी कवर कर दिया। इसका अगर आप ये इलाबोरेशन पढ़ लेते हैं, आंसर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, तो ये मेंस का भी आंसर कवर कर रहा है और साथ में प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन कवर कर रहा है।
तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया। तो पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया, क्योंकि ये वैदिक प्रक्रिया और वैदिक मतलब रिचुअल्स को बढ़ावा देता है, और इसको वैदिक पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। फिर यहीं देखिए एक नीचे में यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, जिसमें कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, पहला स्टेटमेंट है। और महात्मा बुद्ध जो है वो उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। और इसमें स्टेटमेंट पूछा है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है। इसको मैं क्यों बता रही हूँ कि आप देखिए अपने स्टेट के साथ साथ दूसरे स्टेट में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कठिन नहीं है, ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट बता दिया, ठीक है, और कौन किसकी व्याख्या करें तो सही है कि नहीं है। अब हम यूपीएससी पे आते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। कि लोथल आप जान रहे हैं बंदरगाह वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है प्राचीन गोदी क्षेत्र, तो प्राचीन गोदी क्षेत्र ये है या नहीं है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शेष, जो शेर वाली है ना मूर्ति, जिसमें 4 शेर होते हैं, 3 एक साइड दिखते हैं, उसके बारे में पूछा है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ठीक है, महान पीठ। तो इसमें करना क्या था आपको, सिर्फ देखिए 1 2 3 4 आपको क्या है, सारे जो ऑप्शंस हैं उसकी जानकारी है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें आपको जोड़ा मिलान करना है। तो आपको अगर इसके बारे में जानकारी है तो ऑब्वियस है कि आप इसको जोड़ा मिलान कर लेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे लोथल आपको पता है प्राचीन, मतलब वो बंदरगाह था तो प्राचीन गोदी क्षेत्र होगा। सारनाथ ये भी ठीक है, उपदेश दिया गया था वहाँ पे। फिर राजगीर, देखिए राजगीर अशोक का जो वो 4 शेर वाला जो चिन्ह है। तो फ्रेंड्स ये हम जानते हैं, आप लोग कई बार घूमने गए होंगे सारनाथ जो वाराणसी में, ठीक है, वहाँ पे है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और नालंदा आपको पता है कि बौद्ध अधिगम का महान, तो ये आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये अप्रोच अगर आपको आता है, थोड़ा धैर्य है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको थोड़ा सा रुकने का, अपने दिमाग पे प्रेशर डालने का है तो आप बना लेंगे। बताइए अब कठिन है क्या। सीजीपीसीएस का क्वेश्चन होता तो सिर्फ ये पूछता कि लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, टिक मार दीजिए, ठीक है। सारनाथ कहाँ है तो यहाँ है, टिक मार दीजिए। लेकिन अब सीजीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पैटर्न चेंज के अनुसार, जो चेंज पैटर्न उसके अनुसार पढ़ना ही है, तो क्यों ना आप यूपीएससी की भी तैयारी साथ में करते चलिए, ठीक है। कहानी एक ही पढ़नी है, बौद्ध धर्म एक ही बार पढ़ना है, बस उसका क्वेश्चन अप्रोच में अगर आप चेंज ला सकते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल से हो सकता है ना क्लियर हो, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सीजीपीएससी का क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे पूछा है 42 नंबर। यहाँ पे सारे काल दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। और यहाँ आपको टिक मारना है। इसका बी नंबर क्वेश्चन सही है मान लीजिए, ठीक है। पूरा पाषाण काल सोहन घाटी, सोन नदी की घाटी, ठीक है। वैसे भी जितने भी जो बसाहट हुई थी ना फ्रेंड्स, वो नदियों के किनारे हुई थी, ठीक है। तो अक्सर अगर पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है, देखिए कहाँ पे होगी, नदी के किनारे होगा या गुफाओं के आसपास होगा। ये आप लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल भीमबेटका की गुफा। नव पाषाण काल फ्रेंड्स, ठीक है, नव पाषाण काल कहाँ पे है, बुर्जहोम में है। और ताम्र पाषाण काल कहाँ है, आपका बनास की घाटी में। सबकी याद करने के ट्रिक्स हैं, सब आराम से याद हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सीजीपीसीएस का क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कि आईएएस का क्वेश्चन, अरे बगल में ही है, मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है, ये देखिए बगल में ही है। आईएएस का क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या पूछा है। यहाँ पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित है। बुर्जहोम के बारे में पूछा है। बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर, वहाँ पे था क्या। चंद्रकेतुगढ़ के बारे में पूछा है, टेराकोटा कला। और गणेश्वर के बारे में पूछा है कि ताम्र कलाकृतियाँ। अब देखिए नीचे क्या हुआ, पूरा अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये देखिए अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका, पढ़ लेते हैं एक बार। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक स्थल जो है वो जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में टेरा और पेटरसन ने की थी। इस पूरा स्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल
प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो कि विद्याधरी नदी के निकट है। यहाँ से क्या मिला है, टेराकोटा कला के कई उदाहरण मिले हैं जो कि तत्कालीन शिल्प को बताता है। फिर गणेश्वर बता रहा है कि राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और इस पुरास्थल में से दोहरी पेचदार शिरे वाली ताम्र मणाग्र मछली पकड़ने का कांटा और विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। और एक्सप्लेनेशन के बाद हम देखते हैं कि इसका सेकंड वाला और थर्ड वाला सुमेलित है। ठीक है, सेकंड और थर्ड मतलब चंद्र केतुगढ़ में टेराकोटा कला और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, ये दोनों सुमेलित होते हैं और ये वाला आंसर जो है हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए थोड़ा हमको डिटेल पढ़ाई करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके पीछे ना एक शॉर्टकट है। क्या है कि अगर आप 10 से 15 इयर्स के यूपीएससी के सॉल्व क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये पूरा डिटेल दिया ना, ये पूरा डिटेल ये सारा पढ़ लेते हैं आप इसी घटना चक्र से ही, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। और इसी एनालिसिस से, ये पूरा एनालिसिस जो दिया है ना, इसी से आपका ढेर सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए 2021 में, मैं सामने एग्जाम्पल है, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या कहते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आईएएस 2021 में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, चंद्र केतुगढ़ वाला, बुर्ज होम वाला। अब देखिए आईएएस 2024 में देखिए क्या क्वेश्चन आया, क्या उस क्वेश्चन से हमको कोई हेल्प मिली पीवाईक्यू से? चंद्र केतुगढ़ रिपीट हुआ, ठीक है, चंद्र केतुगढ़ का नाम रिपीट हुआ। अब आप वहाँ पढ़ चुके थे कि कहाँ पे है ये, इनाम गांव, मान लीजिए इनाम गांव तो अलग है, और आपका मंगडू है, साहिल, साली हुंडम है। आपके सब नए नए नाम लग रहे होंगे, कठिन है, लेकिन वेस्ट बंगाल का चंद्र केतुगढ़ देखिए पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में ये बताया पुरातात्विक स्थल है, और यह उड़ीसा में नहीं है। तो आपको ये पता चल गया कि ये उड़ीसा में नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है। इसका मतलब ये है कि ये और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब पीवाईक्यू आपने किया है, उसका लाभ क्या मिल रहा है? आप दो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिए कि ये और ये तो नहीं होगा। आंसर हो सकता है 2 और 3 और 3 और 4। और इनाम गांव आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, ये सब मतलब बेसिक फैक्ट है, तो ये पता ही चल जाता है कि कहाँ पे। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बनाने में समर्थ हो जाएंगे, बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे। आईएएस का क्वेश्चन है प्री 2024 का, और प्री 2021 में आपने देखा कि ऊपर चंद्र केतुगढ़ के बारे में आया हुआ है। सब ऐसी है, सब मतलब कि पूरा घालमेल है फ्रेंड्स। अगर पीवाईक्यू आपने, मैंने कई वीडियोज़ में बताया कि अगर पीवाईक्यू पे आपने कमांड बना ली ना, तो कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, ठीक है, एक ही बात है, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो। ठीक है, पीवाईक्यू जो है आपका गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, अब इससे ज़्यादा क्या कहें। ठीक है, यहाँ पे देखिए मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? नॉर्मल क्वेश्चन, मोरक्को का था। एक इसका सीजीपीसीएस का क्वेश्चन है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। ये है सीजीपीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आईएएस में क्या पूछा है। आईएएस में क्या पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो कि इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये आंसर आपका गलत है। ठीक, ए सही है, आर आंसर है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता ने दिनार किया, एकदम सही है, और अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे की सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक की आप कहानी अगर सुनेंगे ना, तो इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें से एक सिक्कों वाला भी था। ठीक है, तो टोकन मुद्रा जारी करना वो क्यों चाहता था? दूसरे जगह जाके व्यापार करने के लिए नहीं चाहता था, वो सिर्फ अपने ही सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए चाहता था। जब आप कहानी पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो कहानी पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। और उस कहानी को पढ़ने का क्या लाभ है कि आपसे यूपीएससी का भी क्वेश्चन बनेगा और पीएससी का भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका ये यहाँ से किया जा सकता है। अब देखिए ये डाउट हो सकता है कि मान लीजिए मैम कि हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो आप बता दिए कि बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम सुने हैं कि मेंस का क्वेश्चन फिर बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, तो अगर हम ले दे के प्रीलिम्स अगर क्लियर कर भी लेते हैं, तो क्या मेंस में वैसा ही इसमें कर पाएंगे? किस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं? ठीक है, तो देखिए सामने है, इसमें भी कुछ थोड़ा सा इमेज उतना क्लियर नहीं है, लेकिन देखिए ज़्यादा दूर का नहीं है। सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र 1 है। ठीक है,
क्या क्वेश्चन पूछा है? ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। इसका क्या मतलब होता है कि ऋग्वैदिक पीरियड में और उत्तर वैदिक काल तक जो भी सोशल चेंजेस हुए हैं और इकोनॉमिक जो चेंजेस हुए हैं उसको बोल रहा है लिखने के लिए। क्या चेंजेस हुए? जैसे महिलाओं की स्थिति में कुछ चेंज हुआ होगा। पहले उनको हवन में, यज्ञ में बैठने की अनुमति थी, उनका जनेऊ, उपनयन संस्कार किया जाता था। बाद में जाके धीरे धीरे क्या किया गया, महिलाओं को थोड़ा समाज से मतलब वो दूर होने लगे और बहुत चीज़ों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ईजी है। पहले सोशल देख लीजिए, फिर इकोनॉमिक देख लीजिए। आंसर लिखने का देखिए पैटर्न भी यहाँ से समझ में आ रहा है कि ऋग्वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत समतावादी था, जनजातीय संरचनाएं, पशुपालन पर ध्यान केंद्रित था, जबकि उत्तर वैदिक काल तक एक अधिक स्तरीय मतलब थोड़ा मॉडर्न हो गया समाज। वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। ठीक है, अलग अलग लोगों को सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, इस तरीके के चेंजेस आ गए। तो सोशल बता लिया आप, उसके बाद इकोनॉमिक बता लीजिए कि आर्थिक रूप से ऋग्वैदिक में सिर्फ पशुपालन पर निर्भर था और फिर बाद में जाके कृषि, व्यापार, शहरीकरण, ये सब का विकास हुआ, बस्तियाँ और स्थायी हो गई और श्रम की विशेषज्ञता में वृद्धि हुई। ठीक है, जिससे कि शिल्प का विकास हुआ। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए, दक्षिण भारत में कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन करिए। तो वैसे भी दक्षिण भारत का आपको कला साहित्य पढ़ना ही है, क्योंकि अब विजयनगर एम्पायर आ रहा है ना, पल्लवों के बारे में आता है एग्जाम में, चोल के बारे में आ रहा है मेंस में, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। ठीक है, मेंस के पेपर में उठा के CGPSC में आप देख लीजिए, अभी साउथ इंडिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड में है, ट्रेंड में आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, विजयनगर एम्पायर मोस्टली। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ ही लेंगे महाबलीपुरम के बारे में, पल्लव के बारे में, तो क्या ही चला जाएगा। UPSC की भी तैयारी हो जाएगी आपकी, CGPSC की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए अगला, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? आप खुद ही बता दीजिए कि आप क्यों नहीं बस्तर में रहना चाहते हैं, क्यों रायपुर में रहना चाहते हैं। ठीक है, उसका कारण आँख बंद करके सोच लीजिए, वही सारा आपको आंसर इसमें लिखना है। UPSC के जितने क्वेश्चन है ना फ्रेंड, आँख बंद करके सोचने वाले हैं। ठीक, आर्थिक अवसर, आपको पता है कि बस्तर में रहूँगा तो उतने ज़्यादा आर्थिक अवसर नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको बड़ा शहर तो किसी न किसी उद्योग में लग जाएंगे, सेवा में लग जाएंगे, कोचिंग में पढ़ा लेंगे। ठीक है, नौकरी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और अधिक वेतन वाला मिलेगा। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा है, सामाजिक अवसंरचना, परिवहन, गाड़ियाँ वहाँ पे अवेलेबल हैं, मॉल अवेलेबल है, एंटरटेनमेंट का साधन है। ठीक है, सामाजिक नेटवर्क है, मनोरंजन, सांस्कृतिक अनुभव, ये सब चीज़ें हैं। और सरकारी नीतियाँ, फिर आप निष्कर्ष लिख लीजिए कि भाई इतनी सारी सुविधा है तो हम गाँव में क्यों रहें। फिर बादल फटने की परिघटना क्या है, इसके बारे में क्या, ये सब आंसर आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ये देखिए कहाँ का है ये क्वेश्चन, मैं हवा में बात नहीं कर रही। समान अध्ययन मुख्य परीक्षा 2024 प्रश्न पत्र 1, 2024 का मेंस है ये। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप एनालिटिकल माइंड है आपका, आप सोच सकते हैं, आगे पीछे घटनाओं को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ये आंसर लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। आप ही के लिए है ये एग्ज़ाम, UPSC का एग्ज़ाम ना आप ही के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं बना है। ठीक है, आप अपनी क्षमता को अगर कम आंक रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये आप हैं। ठीक है, सॉरी, ये आप हैं और आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप यंग हैं, आपकी एज अभी कम है, ठीक है, तो बिल्कुल ट्राई करिए। आप कब करेंगे, जीवन में भी तो एक ही बार मौका मिलता है ना। और अगर आप इतने सारे स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं और उसमें से चाहे कुछ भी हो, IAS हो, IPS हो, IRS हो, और भी जो अलाइड सर्विसेज होती है, उसमें से अगर किसी भी एक व्यक्ति को भी कोई सर्विस मिल जाता है तो आज का ये वीडियो मेरा सार्थक हो जाएगा। ठीक है, सार्थक हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने थे। ठीक है, और आप अपनी क्षमता का कम मूल्यांकन करके आप अपने आप को क्या कर रहे थे, सीमित कर रहे थे, जबकि आपको पढ़ना उतना ही है, सिलेबस लगभग सेम है। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ अपना देखने का नज़रिया, पढ़ने का नज़रिया और थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड, ये सब अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल इस चीज़ को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है, क्या आपको कोचिंग कहाँ से मिलेगी, गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, दोनों चीज़ एक साथ कैसे होगा, आपका सर्कल कैसे बनेगा, कौन कौन से लोग हैं जो UPSC और CGPSC की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, तो ये सारा टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्टडी का ज़माना है फ्रेंड्स। बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मोटिवेटर्स आपको मिल जाएंगे YouTube चैनल पे भी,
और ऐसे भी पर्सनली भी, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक कंसिस्टेंट हो करके अपने दिमाग को शांत करके अपने अंदर की लड़ाई को जीतना है और फेलियर से घबराना नहीं है। जब भी आप सोच लेंगे ना कि या इस फेलियर में मैंने ये चीज़ें सीखी है और फिर से मुझे आगे बढ़ना है, तो वहीं पे आपकी जीत का, आपकी सक्सेस का जो है वो सक्सेस की कहानी लिखी जानी शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रेटजी सेम है, जैसा आप सीजीपीएससी में पढ़ते हैं वैसा ही आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना है। बुक्स लगभग सेम है, सिर्फ अपने माइंड को एनालिटिकल कर लेना है। एनालिटिकल अप्रोच, व्यापक दृष्टिकोण, नेशनल इंटरनेशनल की खबरों पर नज़र, इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं फ्रेंड्स, और साथ ही सीजीपीएससी का जो स्टेट वाला पोर्शन है वो अच्छे से कर लेते हैं, डेली का डेली या मंथली करंट अफेयर का कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो आप दोनों मतलब स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का दोनों का तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार करके आप देखिए, और सारे संघर्षों के बाद ना फिर आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अचीवमेंट हुआ है और बहुत शानदार अचीवमेंट हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमको घबरा के ना मतलब छोटा छोटा लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। जीवन सबको एक बार मिलता है और कोशिश करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य बड़ा हो। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, आपको अपनी क्षमता का अंदाज़ा है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो जिनको लगता है शॉर्ट टर्म लक्ष्य, कुछ कोई सी नौकरी हासिल कर लें और फिर जीवन आराम से बीत जाएगा। तो अगर वैसी सोच है या फिर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो मत, फिर इसमें मत आइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता इतनी है, आप लंबा समय दे सकते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ही आपको इस फील्ड में आना है, तो ही आपको यहाँ पे कदम रखना है, तो ही सपने संजोने हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है। और कंसिस्टेंटली पढ़ाई को धार देते जाना है, चीज़ों से लड़ते जाना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते जाना है। इन सभी चीज़ों को अगर आप लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोग ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी गाइडेंस मिला है या फिर थोड़ा सा भी उत्साहवर्धन हुआ हो और लगता है कि हाँ, आप ये चीज़ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, कि आप लोग जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाई करिए, उसको जीतिए और वहाँ तक पहुँचिए। अगर जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें से कोई भी, ठीक है, एक व्यक्ति भी यदि यूपीएससी में सेलेक्ट होता है तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, बहुत ही गर्व की बात होगी। तो कदम बढ़ाइए और जीतने के लिए सारा आकाश आपके सामने पड़ा है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।